भी डेमोक्रेसी में आप अगर कोई नीति का निर्माण करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी वजह से बहुत सारे कानून बने हैं, क्योंकि मीडिया के कंधों पे पिछले 3 दशक से 3 डिकेड से ये जिम्मेदारी आई है कि वो इस कंट्री में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करे। क्लासिकली एक पार्लियामेंट को हम कहते हैं ए बॉडी ऑफ लॉ मेकर्स, कानून निर्मात्री संस्था, उर्दू में कहते हैं कानून साज असेंबली। लेकिन पिछले 30 साल से उन्होंने लॉ बनाना बंद कर दिया है, किसी नीति को बनाना बंद कर दिया है। अधिकांश पॉपुलर लॉ या तो बेजरिए मीडिया के मुहिम और सजेशन से आ रहे हैं या जुडिशरी से आ रहे हैं। राजस्थान इसका बड़ा केंद्र रहा है। जैसे विशाखा केस, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वर्क प्लेस पे महिलाओं की सुरक्षा हो, और नरेगा या राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका जनक भी राजस्थान है। मीडिया ने उसको कवर किया, जगह दी, और वो कानून की शक्ल में हमारे सामने है। एक ताज़ा लड़ाई मीडिया के एक बड़े हिस्से में एक नीति निर्माण में लगी हुई है, क्योंकि ये विरोधाभास का देश है। हर साल इस मुल्क में 300 घटनाएं होती है जब किसी लड़की का चेहरा तेजाब से मजरूह कर दिया जाता है, और हमारी संसद और विधानसभा को इतना समय नहीं मिलता है कि वो कानून का निर्माण कर सके। मीडिया में खबरें छपी और एक तेजाब पीड़िता सुप्रीम कोर्ट गई, लक्ष्मी, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार राज्यों से कहा है कि तेजाब खुलेआम नहीं बिकना चाहिए, आप इसके लिए गाइडलाइंस तय कीजिए। लेकिन अब तक अधिकांश राज्यों ने कोई नीति नहीं बनाई है कि मीडिया ही उसको तवज्जो दे रहा है। उस मुल्क में जहाँ जयपुर के गोविंद देव जी में फूलों की होली खेलते हुए भक्त धीरे से फूल फेंकता और कहता है कहीं मेरा भगवान मजरूह न हो जाए, चोटिल न हो जाए, उस देश में महिलाओं का चेहरा तेजाब से झुलसाया जाता है और कोई कानून नहीं बनता। अगर मीडिया गैर मौजूद हो तो फिर कैसे नीति निर्माण होगा। 30 साल से अधिकांश मुद्दे हम मीडिया के बतौर समाज के पटल पर रखते हैं, बहस होती है और कानून बनता है। राइट टू फूड, खाद्य अधिकार मीडिया के जरिए आया, अदालत ने उस पर कार्रवाई की, अपेक्स कोर्ट ने। फिर जो आपके सांसद चुनाव लड़ते हैं वो अपने आचरण के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में घोषणा करें। ये न्यायपालिका और मीडिया की मिलीजुली कोशिश थी, वो कानून हमारे सामने आया। राइट टू एजुकेशन, ये सारे काम संसद नहीं कर रही है, या तो मीडिया कर रहा है या अदालतें कर रही है। वो संसद जो प्रतिदिन 2 करोड़ रुपया कार्रवाई चलने पे खर्च कराती है इस मुल्क का, वो न नीति बनाते हैं न कानून बनाते हैं। ये भूमिका मीडिया के हाथ में है पिछले 3 दशक से। और भारत का मीडिया यानी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का मीडिया, संसार के किसी देश में पत्रकार को इतनी इज्जत और एहतराम से नहीं देखा जाता जितना भारत में देखा जाता है, क्योंकि भारत में उसको विरासत में मिला है। महात्मा गांधी हमारे जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जर्नलिस्ट थे, इसलिए रेस्पेक्ट से देखा जाता है। पर क्या आज भी उतना ही हमारा सम्मान महफूज है? इस डिबेट का, इस डिस्कोर्स का दूसरा भाग है कि क्या ये वही मीडिया है जो एक मूल्यों को लेकर चलता है। हिंदुस्तान का मीडिया एक सशक्त मीडिया, और सबसे ज़्यादा अखबार भारत में बिकते हैं। तकरीबन 11 करोड़ अखबार हम बेचते हैं, 13,000 दैनिक हमारे पास है। एक बड़ा बेस है, और कहा जाता है कि मीडिया ब्रॉडेंड इट्स रीच बट हमें चिंतित करता है। मैं खुद मीडिया में 15 साल बीबीसी के साथ रहा हूँ। मैं एक इनसाइडर की तरह भी देखता हूँ, और मुझे हैरत और चिंता होती है जब उनका बदलता हुआ किरदार देखता हूँ। आज जो पहला पेज होता है एक अखबार का, जिसमें मास्ट एड होता है, उसमें विज्ञापन नहीं होते हैं, उसको पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन सारे दैनिक अखबार जो पहला पेज है पूरा का पूरा विज्ञापन को न्यौछावर किए हुए, जिसको जैकेट बोलते हैं। अभी जब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के पहले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक पूरा पेज, पहला पेज विज्ञापन को समर्पित कर दिया।
आज अगर आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सबका पहला पेज विज्ञापन से भरा हुआ है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पहला पेज, जिसको जैकेट बोलते हैं, ऑल एडिशन 1.5 करोड़ रुपया लेता है और डीएनए 5 से 8 लाख रुपया लेता है। तो आपकी प्राथमिकता क्या है कि आप न्यूज के लिए अखबार निकालते हैं या विज्ञापन के लिए निकालते हैं? सारे अखबारों ने नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग का काम छोड़ दिया और सिर्फ पैसा कमाने में विज्ञापन के लिए लगे हुए हैं। एक जो वेस्ट में बड़े थिंकर हुए, 30 साल पहले उन्होंने 3 शब्द कोइन किए थे। मार्शल मैकलुहान ने ग्लोबल विलेज उनका दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब उस समय उन्होंने सोचा था, और एक उनका बड़ा ध्येय वाक्य था कि द मीडियम इज द मैसेज। जो माध्यम है वही संदेश है। पर क्या बात, आज हमारे सामने जो माध्यम है वो इतना पवित्र, इतना अच्छा है। किस तरह से हमारे अखबारों ने, हमारे टीवी चैनल्स ने टीवी चैनल्स ने जो समाज में विज्ञापन के जरिए एक माहौल खड़ा किया है, आप उस पर गौर कीजिए। आप सारे दैनिक अखबारों को देखिए कि ऐसे लगता है कि सारे अखबार केस परी, केस किंग, बालों के तेल से विज्ञापन से भरे हुए हैं। और बाल झड़ना कोई बुरी बात नहीं है, जेनेटिक कारण होते हैं, उम्र का भी तकाजा होता है, मेरे भी कम हो रहे हैं। But if you go through the Indian newspapers, you will find that India is a country which is losing its hair. सारे देश के बाल झड़ रहे हैं। और क्यों ऐसा माहौल बनाया गया है कि एसी नीलसन की सर्च है, कहते हैं कि हिंदुस्तान में हेयर केयर का जो व्यापार है वो 3600 करोड़ रुपए का है, और उसमें से 400 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है हेयर ट्रांसप्लांट की। हमने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे भारत के बाल झड़ रहे हैं। उस मुल्क में जहाँ 25,000 लोग तिरुपति में रोज मुंडन कराते हो, जो मुल्क 2000 करोड़ रुपए के बाल प्रति साल निर्यात करता हो, जिस मुल्क में तिरुपति खुद एक साल में 200 करोड़ रुपया बाल बेच के व्यापार से कमाता हो, उस मुल्क में हमने ऐसा माहौल बनाया अखबारों के जरिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके बाल झड़ रहे हैं। और इसी वजह से पिछले साल फरवरी में दिल्ली में एक नौजवान जतिन सरकार सिलीगुड़ी का एक कॉल सेंटर में काम करता था, एक छोटी सी पर्ची लिख करके कि आई एम नॉट लुकिंग वेल, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। हमने वो माहौल बना दिया है अखबारों के जरिए, चैनल्स के जरिए, कि जो खूबसूरत है, जो लुभावना है, उसे ही जीने का हक है। उस मुल्क में जिसने कहा था कि जो सत्य है वही सुंदर है, क्योंकि ये खूबसूरती का सवाल आज नहीं, हजारों साल से हिंदुस्तान में उठता रहा है। क्योंकि हमने गाना सुना है कि राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, तो उत्तर ये दिया गया था कि सत्यम शिवम सुंदरम। पूरे अखबार और मीडिया आज यही काम कर रहा है कि जो दर्शनीय है, जो विजिबल है, जो प्रेटी लुकिंग है, उसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को जीने का हक नहीं है। क्योंकि 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है जिसको वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। सारा फोकस हमारा ऐसे है कि बाहर से हम कैसे दिखते हैं, कैसे हम खूबसूरत दिख सकते हैं। मैंने निवेदन किया आपको एक थिंकर का, मार्शल मैकलुहान, उन्होंने कहा मीडिया के स्टडी करने के बाद कि वी शेप आवर टूल एंड आवर टूल शेप आवर लाइफ। ऑल मीडिया एग्जिस्ट एंड इन्वेस्ट आवर लाइव्स विद आर्टिफिशियल परसेप्शन एंड आर्बिट्रेरी वैल्यूज। हम एक धारणा, एक वातावरण आप में थोपते हैं। जो सबसे बड़ी थ्रेट है अभी मीडिया के जरिए हुई है कि हम आप पे एक ओपिनियन इम्पोज करना चाहते हैं। जो दिखता है वो आप दिखाते नहीं है, कुछ और आपको बताना चाहते हैं। अभी अगस्त माह में बॉम्बे में लैक्मे फैशन वीक हुआ है और सारा मीडिया वहाँ पहुँचा है, लाइन लगी हुई थी, भारी उसको कवरेज मिला। उसके पहले साल में 2 बार होता है, इसके पिछले वाला हुआ था, उसमें 15,000 विजिटर थे, 162 बायर आए और कुछ सेलिब्रिटीज ने केट वॉक किया। लेकिन सैकड़ों पत्रकार उसके लिए समय निकालते हैं, अखबार उसको कवरेज देते हैं, टीवी चैनल उसको स्पेस देते हैं। उससे 300 किलोमीटर दूर विदर्भ है जो किसानों का कब्रिस्तान बना हुआ है,
जहाँ अब तक 800 किसान इस साल खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन मीडिया के पास समय नहीं है उनकी बात कहने के लिए। तो पॉलिसी कैसे बनेगी? कौन सा मीडिया बनाएगा? हमारे पास उनके लिए जगह है जो सेलिब्रिटी है। एक ऐसी कंट्री जो डिबेट और डिस्कोर्स की कंट्री थी, उसको डिस्केटर और गोल्फ कोर्स की कंट्री बना दिया गया है। हम इस समय हमारे पास 200 गोल्फ कोर्स है और महाराष्ट्र सूखे की भयानक समस्या से जूझ रहा है। 21 नए गोल्फ कोर्स महाराष्ट्र में आ रहे हैं और आज ही अखबार में ये बताया गया कि असरोल के पास एक गोल्फ कोर्स बनेगा। अगर 18 होल का गोल्फ कोर्स है, 1 लाख लीटर पानी चाहिए, 3 बार पानी देना पड़ता है, 20,000 लोगों को विकास हो जा सकता है। कौन नीति बनाएगा? कौन सा मीडिया बनाएगा? मीडिया या अखबार के लिए कहा जाता है कि फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द हिस्ट्री, और एक न्यूज को क्यों कहा जाता है लिटरेचर रिटन इन हरी, जल्दबाजी में लिखा हुआ साहित्य, जल्दबाजी में लिखा हुआ अदब। अगर 50 साल बाद आज के अखबारों को देखेगा तो क्या इतिहास का एक पहला मसौदा है? क्या ये जल्दबाजी में लिखा हुआ साहित्य है? क्या सीना बोरा को जिस तरह से कवर किया गया है वो इतिहास का पहला दस्तावेज हो सकता है? जूलियस रिबेरो जो भारत के नाम पर IPS रहे, जो पंजाब क्राइसिस में हेड कर रहे थे पंजाब को, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और उनके अपने अल्फाज में कि मीडिया ट्रस्ट इज ऑल लिमिट, द रनिंग पैरेलल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्राई टू ड्रॉ सम जुडिशियल कंक्लूजन। हम खुद ट्रायल कर रहे हैं, हम खुद अनुसंधान कर रहे हैं, हम सब कुछ अपने हाथ में ले रहे हैं। हम प्रेस काउंसिल को नहीं मानते हैं, हम सरकार को नहीं मानते हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, 2013 में जब गोवा में माइनिंग को लेकर हल्ला मचा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अटेंशन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करते समय कहा कि हम जानते हैं कि मीडिया में जो खबरें आ रही है और ये संपादकीय आ रहे हैं, ये कौन छपवा रहा है? कोई खास किस्म की लोबी है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज AK पटनायक, निर्जर और कफीउल्ला, उन्होंने मीडिया पे सख्त नुक्ताचीनी की। एक दूसरी घटना जब ताज पे अटैक हुआ, सारे चैनल्स ने लाइव दिखाया और सुप्रीम कोर्ट अगेन जस्टिस आफ्ताब आलम और CK प्रसाद की बेंच ने ऑन रिकॉर्ड ऑब्जर्व किया कि मीडिया puts the national security in jeopardy by giving live coverage to that attack। और ये भी कहा कि आप कोई राष्ट्रीय हितों का पोषण नहीं कर रहे थे, आप किसी सामाजिक हित को नहीं साध रहे थे, आप अपने व्यापारिक हितों को साध रहे थे। इसके बाद भी मीडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कैसा मीडिया, ऐसा मीडिया कैसे पॉलिसी बनाएगा? हम एक लुभावनी तस्वीर पेश करते हैं। इस समय एक डिबेट चलाई जा रही है कि न्यूज़ पॉजिटिव, ताकि सुव्यवस्था में बैठे लोग हैं उनको तकलीफ न हो। आप जो कुछ है, हमको आईना बताया जाता है एक न्यूज़पेपर को, हम वो क्यों नहीं दिखाते जो कुछ है? अगर सब कुछ पॉजिटिव दिखाने का प्रयास किया जाता तो इस संसार को गौतम बुद्ध नहीं मिलता। उनके पिता ने बहुत कोशिश की थी कि कोई नकारात्मक चीज़ इस नन्हे राजकुमार के सामने न आए कि इसका संसार से मोह भंग हो जाए। जो कुछ है वो दिखाना चाहिए और गौतम बुद्ध ने वही देखा जैसा संसार था। लेकिन आज मीडिया हमें ये पढ़ाना चाहता है कि आप सकारात्मक खबर पढ़िए। सकारात्मक वही है जो धनी मानी लोगों को, जो सत्ता में बैठे लोगों को मुफीद लगे, अच्छी लगे। जब क्राइसिस होती है, एग्रीरियन क्राइसिस को हम कहते हैं, उसको मीडिया में बहुत कम स्थान मिलता है और पूरा जो किसान की वेदना है वो ये कहती है कि खेती लाभ का धंधा नहीं रहा। NSS के आंकड़े बताते हैं कि 60% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। पिछले 20 साल में 3 लाख किसानों ने खुदकुशी की है। लेकिन अचानक हम कुछ किसान देखते हैं जो कहते हैं खेती फायदे का धंधा है। अमिताभ बच्चन बाराबंकी में खेत खरीदते हैं, कहते हैं मैं किसान बनना चाहता हूँ। फिल्म स्टार जितेंद्र बूंदी आते हैं और एक खेत खरीदते हैं कि खेती फायदे का धंधा है। संजय लीला भंसाली जालोर में खेत खरीदते हैं और कहते हैं खेती फायदे का धंधा है। ये जो नई किस्म की खेती बड़े महानगरों के पास हो रही है वो मीडिया को फीड करती है, मीडिया उनको फीड करता है। दिल्ली की परिधि में आसपास 2700 फार्म हाउसेज हैं, उनमें खेती रात को होती है, दिन में नहीं होती है। ये जो हमारा मीडिया है उसको उतना स्थान नहीं देता। यकायक जो अखबारों का पहला पेज बदला है, उसका आवरण बदला है, उसमें कौन कौन गायब हुआ है?
उसमें दीनहीन, दलित, गरीब, ट्राइबल, औरत, अक़लियत, इन सब को हमने लेस किया है। उसकी जगह हमने सेलिब्रिटीज से भरा है, जो चिकने चेहरे हैं उनसे भरा है। तो हम अगर एक मीडिया से उम्मीद करते हैं कि वो कोई नीति निर्माण करेगा, तो हमें भूलना चाहिए और मीडिया को ढंग से हमें देखना चाहिए और उनसे सवाल पूछना चाहिए। जिस भी महफिल, जिस सभागार में आपको जर्नलिस्ट मिले, उनसे पूछना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप ऐसा अखबार क्यों बना रहे हैं। मैं दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा। 1924 में जब हिंदुस्तान टाइम्स को लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था, हमको जरूरत थी आज़ादी की लड़ाई में, हमारे पास अखबार नहीं थे। महात्मा गांधी उस जलसे में खुद आए। राजस्थान के बिड़ला जी ने 45,000 रुपये दिए, उसमें बड़ी उसकी कीमत थी। और महात्मा गांधी ने अपने बेटे देवीदास को उस अखबार को सौंपा कि इसका पत्रकार बनाइए, वो संपादक बने। एक अखबार तब निकला था। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी अपने गुजराती अखबार को लॉन्च किया अहमदाबाद से, गुजराती एडिशन को, और उसमें मुख्य अतिथि थे गौतम अडानी, टोरेंट के पंकज और एक तीसरे बड़े वहाँ के रिच लोग। ये फर्क है, ये हमें बदलते भारत की तस्वीर देता है। जब पिछले साल यहाँ जयपुर में साहित्य सम्मेलन हुआ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, उसके आयोजक कौन थे? रियो टिंटो, जो वर्ल्ड की सेकंड माइनिंग बड़ी कंपनी है, टाटा, वोडाफोन, अमेरिकन बैंक, ब्रिटिश एयरवेज, ये सब लोग जो कॉरपोरेट्स है, गोल्डन साक, ये सब लोग थे। ये इसलिए मैं कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि एक वो मंजर जब भारत के पहले वजीर आजम पंडित नेहरू एक समारोह में मंच पर चढ़ रहे थे और राष्ट्रकवि दिनकर उनके साथ थे। जब पंडित जी चढ़ते हुए लड़खड़ाने लगे, दिनकर ने उनको सहारा दिया और पंडित नेहरू ने उनको शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामदास जी दिनकर ने कहा कि भारत की सियासत जब भी लड़खड़ाएगी, साहित्य उसको सहारा देगा, लेकिन रियो टिंटो की सरपरस्ती में लिखा गया साहित्य लड़खड़ाती सियासत को धक्का दे सकता है, सहारा कभी नहीं दे सकता। कुछ उम्मीद छोटी छोटी मैं देखता हूँ, जैसे फोक मीडिया है, बहरूपी आपने देखे होंगे आजकल कब हो गए हैं, वो तरह तरह के भेष धारण करके अपनी कला की नुमाइश करते हैं। और एक बार जयपुर में यहाँ देश भर के बहरूपी इकट्ठे हुए, मैं BBC के लिए उनकी स्टोरी की और मुझे अहमदाबाद के दो बहरूपी मिले। मैंने उनसे पूछा कि हिंदुस्तान में हर कला का एक मकसद होता है, कोई पैगाम देना, वो मन का रंजन है, मनोरंजन नहीं। क्या आपने कुछ समाज के लिए ऐसा किया? वहाँ दंगे भी हुए हैं। उन बहरूपियों ने कहा कि दंगे के वक्त हम ही थे जो मुस्लिम बस्ती में हिंदू भेष में जा रहे थे और हिंदू बस्ती में मुस्लिम भेष में। उस वक्त जब मुल्क की सियासत या तो शरीके जुर्म थी या फरार थी। मुझे लगा कि ये मीडिया कितना अच्छा है। और उसके चंद लम्हों बाद उसको कवर करते हुए मैं विधानसभा कवर करने गया तो मैं कंफ्यूज हो गया, असली बहरूपी कौन से। इस फर्क को हमें देखना चाहिए। तो हमारे पे जो ग्रेटर रोल मीडिया के लिए है कि कैसे हम आवाम को जगह दें, क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूज़ की बात कह रहे हैं, अगर वो भारत को देखते, इंडिया को नहीं, तो उसमें बहुत पॉजिटिव बातें हैं जो आप देख सकते हो। एक बुजुर्ग आदमी 58 साल 60 साल का नागचंद, खटीमा कस्बा है उत्तराखंड में, दोनों पैर से अपाहिज है और पत्नी पहले गरीबी में चल बसी, 2 बच्चे हैं उनके। एक दिन उसके घर पे चोरी भी, एक चोर 50,000 रुपये, 30 किलो चावल, कुछ प्याज चोर के ले गया। उसकी कहानी अखबार में छपी मार्मिकता से। अगले दिन एक गमछे में सारी लपेटी हुई सामग्री उसके घर वापस मिल गई और वो चोर चिट्ठी लिख गया कि मुझे आपकी वेदना का पता नहीं था, वरना मैं काम नहीं करता। इस मुल्क के चोर इतने अच्छे होंगे, तो मुल्क खराब हो ही नहीं सकता। पर यह बात मैं किसी रहनुमा के लिए नहीं कह सकता। तो जो हिंदुस्तान की खूबियाँ हैं, जो हिंदुस्तान की खुसूसियत है, अच्छाई है, उसको मीडिया जगह नहीं देता। मैं खुद मीडिया से हूँ और मुझे बड़ी हैरत होती है। मलिका सारा भाई गुजरात से है, उनके पुरखे जंग आज़ादी में शुमार रहे हैं। अम्बालाल जी थे उनके दादा, और उनकी बुआ थी
अनुसुईया, उन्होंने अपने भाई के खिलाफ ही भूख हड़ताल शुरू कर दी थी मजदूरों की बात को लेकर। मल्लिका साराभाई यहाँ जयपुर में कुछ थिएटर कर रही थी और मैं उसको कवर कर रहा था। एक जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि आप क्या कर रहे हो? उनका मल्लिका को कवर कर रहा हूँ। अच्छा, ये कैसे आई, कब आई, हमको किसी ने नहीं बताया। किस पे काम कर रही है? कच्ची बस्ती पे। कौन? मल्लिका शेरावत? मैंने कहा नहीं, मल्लिका साराभाई। यार इसको कौन पूछता है? आप बताइए, मल्लिका शेरावत है तो बिना बुलाए जाने को तैयार है। और हमारे विश्वविद्यालय इस बात के केंद्र होते थे कि वहाँ पे प्रतिरोध, प्रतिवाद, इसकी ध्वनि सुनाई दे, विचार विमर्श हो, दर्शन हो, डिबेट हो। 2012 में राजस्थान विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ने अपना मुख्य अतिथि बुलाया मल्लिका शेरावत, जिद करके बुलाया। ये जो हालत बयान करती है कि हिंदुस्तान के मीडिया ने जो ऐसा निर्माण किया एक छवि का, जिसमें जो अच्छा है, जो सुनहरा है, जो सौम्य है, जो दर्शनीय है, उसी को भारत में रहने का हक है। जो काले कुरूप है, जिनके चेहरे पे दाग है, उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं है। ये जो भेद हमने बनाया है, ये हमारे लिए दुखद है। मैं दो और वेस्ट के स्कॉलर आपके सामने नजर करूंगा। एक नील पोस्ट, मैंने 29 साल पहले अमेरिका में बहुत काम किया था टेलीविजन पे। उन्होंने कहा कि द टाइम विल कम व्हेन वी विल सी द कॉमेडियंस विल बी टेकन मोर सीरियसली देन द पॉलिटिशियंस। उस समय आज हम देख रहे हैं कि लोग सिनेमा जाना बंद कर देते हैं और कहते हैं संसद देख लेते हैं, उसी से काम चल जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी में जब ब्रिटेन किसी इलाके को उपनिवेश बनाना चाहता था तो पहले उसकी नेवी जाती, फिर उसकी फौज जाती, फिर उसके प्रशासक जाते और आखिर में एक शिक्षा पद्धति जाती। कुछ कैजुअलिटीज के बाद वो इलाका ब्रिटेन का उपनिवेश हो जाता था। अब आपको ये सब भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपना टीवी भेज दीजिए, वो इलाका आपका उपनिवेश हो जाएगा। तो ये जो भेद है, जो फर्क है, आप अखबार में कितनी जगह देते हैं उन लोगों के लिए जो हमारा भारत है। मुझे हैरत होती है कि डॉग शो को व्यापक कवरेज मिलता है, एक एक पेज उस पर होता है, हर 1-2 महीने में एक खबर छप जाती है कि डॉग मार्केट, डॉग शो। मैंने भी कवर किया है बीबीसी में रहते हुए, और मुझे लोगों ने तल्ख टिप्पणी की कि आप गंभीर पत्रकारिता करते हो, आप डॉग शो कवर कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, हम विधानसभा भी कवर करते हैं, पार्लियामेंट भी कवर करते हैं। और हर डॉग रखने वाले ने कहा कि मैं इसलिए कुत्तों के साथ रहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगा कि या तो कुत्तों ने बहुत तरक्की कर ली है या इंसान बहुत गिर गया है। क्योंकि कुत्ता तो महाभारत काल से भी युधिष्ठिर के साथ भी था, पर कुत्ते को इतनी इज्जत पहले नहीं मिली जितनी आज मिली। मैं आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अगर आप अपनी निगाहें बदल सके, अगर आप अपनी नजरें बदल सके, क्योंकि अहम नहीं है कि आपके पास नजरें हैं, ये अहम है कि आपके पास कोई नजरिया है। We all have eyes, but more precious if we have a vision, more precious if we have a perception, more precious if we have a side or inside to see outside world with more profound eyes. इंडिया में 15 मिलियन ब्लाइंड है, लेकिन मुझे लगता है उनको दिखता है। एक ग्रेट दार्शनिक हुई हेलेन केलर, और वो कहती थी कि मुझे अंधत्व के बाद सबसे भयानक बात ये लगती है कि एक इंसान के आंखें हैं और उसको दिखता नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके आंखें तो हैं पर उनको दिखता नहीं है। हम कैसे महफूज रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारी सोसाइटी कैसे सलामत रहेगी अगर हर आदमी को, हर आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति को मीडिया जगह नहीं देगा और हम कोई नीति नहीं बनाएंगे। मिसाल के बतौर पे झारखंड मिनरल रिच स्टेट है, संसाधनों से भरपूर है, और 42,000 झारखंड की लड़कियां मेट्रोज में किसी घर में किसी जलालत का शिकार होती है, वुमेन ट्रैफिकिंग के जरिए उनको लाया जाता है। जो एक एक्सप्रेस चलती है दिल्ली से, वो स्लेव एक्सप्रेस कहलाती है, और मीडिया कम स्थान देता है।